नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान यानी भारत के संविधान के बारे में। ये कहानी है कि कैसे एक नया देश बना और उसके लिए नियम कैसे लिखे गए। ये कहानी है हिम्मत की, समझदारी की और एक नए राष्ट्र के सपने की। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं जो 1947 में भारत के नेताओं के सामने थी। सोच कर देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं था, ये उनकी असलियत थी। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द और अनगिनत मुश्किलें। मतलब दांव पर सिर्फ एक देश का भविष्य नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें थीं। उन्हें लोकतंत्र, एकता और शासन के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता दिखाए, और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये ऐतिहासिक मिशन आखिर सौंपा किसे गया? जब देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद 299 दूरदर्शी सदस्य सामने आए जिन्होंने संविधान सभा बनाई। इन्हीं लोगों के कंधों पर भारत के भविष्य का संविधान लिखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब देखिए, उनके पास ट्रायल एंड एरर करने का वक्त बिल्कुल नहीं था। उन्हें एक ऐसी मजबूत और भरोसेमंद रणनीति की जरूरत थी जो पहले से ही कहीं और सफल साबित हो चुकी हो। और यहीं पर उनकी वो शानदार रणनीति सामने आती है जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तय किया कि वे हर चीज को बिल्कुल नए सिरे से नहीं बनाएंगे। ये बहुत समझदारी का फैसला था। इसके बजाय उन्होंने दुनिया के दूसरे सफल लोकतंत्रों के तजुर्बे से सीखने का फैसला किया। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई अपना सपनों का घर बना रहा हो। अब कोई भी हर एक दरवाजा, हर एक खिड़की खुद डिजाइन नहीं करता, है ना? हम सबसे अच्छे विचार उन जगहों से लेते हैं जिन्हें हमने देखा है, जो हमें पसंद आई हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला, वहां से बेहतरीन विचार और विशेषताएं चुनी जो भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से सही थीं, और फिर उन्हें भारतीय माहौल में ढाल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी सोच का, इस रणनीति का नतीजा क्या निकला और हमारा संविधान आखिर बना कैसा। अच्छा, ये टेबल बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि वो उधार ली गई प्रतिभा वाली रणनीति असल में काम कैसे कर रही थी। देखिए, हर चीज के पीछे एक ठोस वजह थी। जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, क्योंकि भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन की वजह से इस सिस्टम से पहले से ही वाकिफ थे। वहीं अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लेना हर नागरिक को बुनियादी आज़ादी की गारंटी देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अब ये एकल नागरिकता का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई महाराष्ट्र से हो या पश्चिम बंगाल से, वो सिर्फ भारत का नागरिक है, अपने राज्य का नहीं। ये अमेरिका से अलग है जहां दोहरी नागरिकता होती है। ये विचार ब्रिटेन से लिया गया था ताकि देश में एकता की भावना को मजबूत किया जा सके, खासकर बंटवारे के बाद जब देश को जोड़े रखना सबसे बड़ी जरूरत थी। और ये एक और कमाल का आइडिया है, रूप में संघीय, आत्मा में एकात्मक। ये एक संतुलन बनाने वाली बात थी कि राज्यों को अपने फैसले लेने की आज़ादी भी हो, लेकिन देश एक मजबूत केंद्र के नीचे एकजुट भी रहें। ये विचार कनाडा के मॉडल से लिया गया, जो भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए बिल्कुल सही था। इससे राज्यों को अपने मामले संभालने की आज़ादी मिलती है, लेकिन मुश्किल समय में केंद्र सरकार देश को एक साथ रख सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो दस्तावेज बना वो कोई पत्थर की लकीर नहीं था। इसे ऐसा बनाया गया था कि वो समय के साथ बदल सके। 100 से भी ज्यादा बार सोचिए जरा, भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई पुरानी स्थिर किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश की बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदलता है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये बदलाव आज भी हो रहा है हमारे सामने। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत के आपराधिक कानूनों में हुआ हालिया बदलाव। 2023 में क्या हुआ? जो पुराने अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून थे, जैसे आईपीसी और सीआरपीसी, उन्हें पूरी तरह से नए भारतीय कानूनों से बदल दिया गया। इसका मकसद न्याय व्यवस्था को आज के समय के हिसाब से ढालना था। ये एक बार फिर साबित करता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है और बदलता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी देश के लिए नियम बनाने और उन्हें बेहतर करने का काम कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये भविष्य में कौन से नए विचार दुनिया से अपनाता है, या शायद दुनिया को कौन से नए विचार देता है।